स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इस चैप्टर में हमने सबसे पहले जाना कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है क्योंकि उसके पास 6 प्रोटॉन है और साथ में 6 इलेक्ट्रॉन भी हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरी ऑर्बिट में सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिस वजह से इसकी वैलेंसी बन जाती है 4 वैलेंसी, जिसको हम कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। और साथ में कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी को कहते हैं हम सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, जिसमें कार्बन के एटम्स जो है साथ में एक दूसरे से लिंक करके एक लॉन्ग चेन्स कार्बन कंपाउंड बना लेते हैं। फिर हमने जाना कि जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी कि कोवैलेंसी जो है पूरी करता है अपनी। कोवेलेंट को का मतलब होता है मिलके काम करना और वैलेंट जो है वैलेंसी से आया, तो कोवेलेंट बॉन्ड की मिलके जो है अपनी वैलेंसी पूरी करना। मिलके कैसे, जब हम कोई भी दो एटम्स होते हैं उनके जब इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं वो, तो उनकी वो दोनों मिलकर के अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर लेते हैं। इसी को कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। अब फिर हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड हमारे 3 तरह के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। जिसमें कि हमने देखा कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 2 एटम्स के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉन्ड बनता है। वहीं डबल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर 2 एटम्स के बीच में 2 बॉन्ड बनते हैं। वहीं जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें हमारे 2 एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं। ये 3 बॉन्ड बनने का मतलब क्या हुआ कि एक एटम अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और दूसरा एटम अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। और पेयर में कितने होंगे? 3 पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन ने मिलकर एक पेयर बना, एक पेयर ने एक बॉन्ड बनाया। फिर दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन ने मिलकर, यानी कि दूसरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने मिलकर के दूसरा बॉन्ड बनाया, और फिर तीसरे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने तीसरा बॉन्ड बनाया। तो इस तरीके से जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं उसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 बॉन्ड बनाते हैं, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड होते हैं उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। वहीं जो डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं उनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। फिर हमने जाना कि जो ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है उनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। वहीं जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो भी हमारे 3 तरीके के होते हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। जो अल्केन्स होते हैं उनमें हमारे कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसलिए हम उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह देते हैं। वहीं जो हमारे अल्कीन है उनमें डबल होता है बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के एटम के बीच में। अब क्योंकि इनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो इसलिए अल्कीन और अल्काइन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह देते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस करके खुद आकर के जुड़ जाते हैं कार्बन कंपाउंड में। फिर हमने इन सभी का जो हमारे हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन या फंक्शनल ग्रुप जुड़ करके नए जो कार्बन कंपाउंड बने, ठीक है, हमने 4 फंक्शनल ग्रुप देखे, टोटल 5, जिसमें हमारा एल्कोहल था, एल्डिहाइड था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, है ना, कीटोन था, और एक हमारा हेलोजन ग्रुप था। इन सबसे मिलकर बनने वाले जो भी हमारे कार्बन कंपाउंड्स हैं उन सबका हमने नोमेनक्लेचर करना सीखा, यानी कि उनका नाम बनाना सीखा हमने। फिर उसके बाद अब हमारा जो हमने टॉपिक है वो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिसमें हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन। और कंबशन का मतलब ही क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है बर्न करना, आग लगाना, या फिर एक तरीके से जलना, ठीक है। अब क्योंकि हम पढ़ रहे केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि केमिकली किस तरीके से कोई कार्बन कंपाउंड या कोई भी, मान लो हमने मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर की भी अंदर मेटल्स की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, एसिड बेस चैप्टर के अंदर हमने एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, तो उनमें हमने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से एसिड या बेस केमिकली रिएक्ट करते हैं, या मेटल्स किस तरीके से केमिकली रिएक्ट करते हैं, वही उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो अगर मैं बात करूं कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, कार्बन कह लो या कार्बन कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनकी अगर मैं बात करूं, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो कार्बन है, कार्बन कंपाउंड है, वो केमिकली रिएक्ट करते हैं।
जिसमें हमारी जो पहली केमिकल प्रॉपर्टी मैंने बताया कंबशन है, जिसमें कार्बन को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है, कार्बन को या फिर कार्बन कंपाउंड को बर्न किया जाता है। और ऑब्वियसली बर्न करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, है ना, बिना ऑक्सीजन के तो आग लगेगी नहीं। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न किया जाता है कार्बन को या कार्बन कंपाउंड्स को, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि CO2 और हीट और लाइट वहां पर हमारी रिलीज होगी, क्योंकि कार्बन हो या कार्बन, अगर प्योर कार्बन तो है ही, और वहां ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे बर्न किया जा रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जो है रिएक्ट करके कंबाइन होकर के क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है हमारी। हम ज्यादातर चीजों को जब हम जलाते हैं, अब हम देखते हैं ब्लैक स्मोक निकल रहा है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज होती है। फिर साथ में जो है वहां पर हम किसी चीज को बर्न करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पर हीट होगी, है ना, और लाइट भी वहां से निकलेगी, है ना। उजाला हो जाता है जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं। तो ये कह रहा है कि हीट और लाइट निकलती है और CO2 रिलीज होती है, कब, जब हम कार्बन को जो है बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फिर ये कह रहा है कि अगर मान लो कार्बन की जगह अगर मैं कार्बन कंपाउंड को बर्न करता हूं, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब हमें देखने को मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगी, हीट और लाइट भी रिलीज होगी, लेकिन साथ में रिलीज हो जाएगा वाटर। क्योंकि कार्बन कंपाउंड जैसे कि मान लो मीथेन हो गया, या ये मेरा इथेनॉल हो गया ना, 2 कार्बन तो ईथ, सिंगल बॉन्ड है एन, और OH है अल्कोहल ग्रुप तो ओल, तो इथेनॉल हो गया मेरा ये, है ना। तो ये कह रहा है ये मीथेन है ना, 1 कार्बन मीथ, 4 हाइड्रोजन है, यानी कि सारे सिंगल बॉन्ड है, तो मीथेन हो गया। तो ये कह रहा है मीथेन हुआ, इथेनॉल हुआ, ये कोई भी जो मेरा कार्बन कंपाउंड है उनमें आप देखोगे कि हाइड्रोजन तो प्रेजेंस है ही। तो जो कार्बन था उसने तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, CO2 बना लिया। वही जो हाइड्रोजन था उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, H2O बना लिया, और साथ में हमारी हीट और लाइट रिलीज हो ही रही है। तो ये कह रहा है कि जो कोई भी कार्बन कंपाउंड होगा उसको अगर हम रिएक्ट करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाएंगे, तो हम देखेंगे कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रिलीज होगी, साथ में वाटर बनेगा और हीट और लाइट निकलेगी। फिर उसके बाद इसमें एक चीज आती है कि हमने जो कार्बन कंपाउंड में पढ़ा था, हमारे कार्बन कंपाउंड को अपने 2 कैटेगरी में बांटा था, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो हो गए जिसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आता है और कार्बन कार्बन के बीच में, और अनसैचुरेटेड वो होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो ये कह रहा है कि अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम जो है बर्न करते हैं, तो हमें देखने को मिलेगा कि उसमें से हमारी क्लीन फ्लेम निकलेगी, जिसमें कि ब्लू कलर हमें देखने को मिल जाएगा उसकी फ्लेम के अंदर, ठीक है। जो एक तरीके से लपटें होती है ना आग की, वो जो है हमारी ब्लू कलर की वहां पर देखने को मिलेगी। वहीं जो हीट की अमाउंट होगी ना, मतलब कितनी वहां पर हीट जनरेट हो रही है जब हम कार्बन कंपाउंड को जला रहे हैं, कौन से वाले, सैचुरेटेड वालों को, तो जब वहां पर हीट अमाउंट जो रिलीज होगी ना वो लार्ज होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा वहां पर जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, हीट वहां पर बहुत ज्यादा जनरेट होगी, हीट बढ़ेगी वहां पर, लेकिन जो लाइट होगी वो काफी ज्यादा कम होगी। और इसका एग्जांपल है हमारा जो हमारे सिलेंडर से या फिर जो गैस की पाइपलाइन आती है जिससे हम खाना पकाते हैं गैस के चूल्हे पर, उसमें हम देखते हैं कि जैसे ही हम गैस को ऑन करते हैं तो उसको हम जैसे ही इग्नाइट करते हैं तो वहां पर ब्लू कलर की फ्लेम्स जो है निकलती है, और उसमें हम खाने को पकाते हैं, ठीक है। तो हम वहां पे जो है इस तरीके की सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यूज करते हैं, कहाँ किन जगहों पर, जहां पर हमें क्या चाहिए, हीट ज्यादा चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हमें रसोई में लाइट जो है, गैस का काम लाइट का तो नहीं है, क्योंकि हमारे लाइट के पास हमारे लिए बल्ब भी है या और भी दूसरे हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन खाना पकाने के लिए हमें हीट ज्यादा चाहिए, है ना। लाइट इतनी ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जो है हीट ज्यादा चाहिए। तो हीट ज्यादा हम होगी कब, जब हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या करेंगे, बर्न करेंगे। तो वहां सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है जहां पर हमें हीट ज्यादा चाहिए होती है और लाइट की कुछ खास नीड हमें वहां पर नहीं होती, ठीक है। जैसे कि खाना पकाना हो गया, तो इस तरीके से हम रसोई में गैस के चूल्हे में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं खाना पकाने के लिए, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड्स, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, उनको अगर हम बर्न करते हैं तो वहां हमें देखने को मिलती है येलो फ्लेम, ठीक है। और येलो फ्लेम के साथ साथ ब्लैक स्मोक भी उसमें निकलता है, काला धुआं, ठीक है। और साथ में जो है जो लाइट होती है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है, लेकिन हीट क्या रहती है, लो रहती है, हीट काफी कम रहती है। इसका एग्जाम्पल है
कैंडल, मोमबत्ती। आपने देखा होगा कि मोमबत्ती को जो हम जलाते हैं, छोटी सी एक मोमबत्ती की फ्लेम होती है, लेकिन कमरे में काफी ज्यादा लाइट वो जो है क्रिएट कर देती है। वहीं जो चूल्हा था गैस का, उसकी तो फ्लेम्स काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो रसोई में इतना उजाला नहीं कर पा रही वहां, लेकिन वो हीट दे पा रही है। लेकिन वहीं जो कैंडल है, मोमबत्ती, उसको अगर हम जो है रसोई में या कहीं भी अगर हम जला देते हैं जिस रूम में, तो वहां पर वो लाइट काफी ज्यादा क्रिएट कर रही है, लेकिन वो टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज वहां पर नहीं करती, हीट वहां पर इतनी ज्यादा नहीं होती। तभी आपको याद होगा कि आपने जो है कैंडल को बर्न किया और उसके कैंडल की फ्लेम में से आप इस तरीके से फिंगर जो है उसके अंदर से ले जाते हैं, ठीक है। उसके थोड़ा एक गेम सा खेल लेते हैं कि मैं इसके हाथ पर उंगली ले जा रहा हूं, लेकिन मेरी उंगली जो है जल नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर जो है कैंडल की फ्लेम में काफी कम होता है। तो इस तरीके क्यों कम है? क्योंकि कैंडल जो है उसमें जो बर्न हो रहे हैं वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम कहां बर्न करेंगे? जहां हमें लाइट की ज्यादा नीड होगी, ठीक है, पर हीट की नीड हमें वहां पर इतनी ज्यादा नहीं होगी, वहां हम बर्न करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये चीज क्लियर है। अब ये कह रहा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहां यूज करेंगे? जहां पर जो है हमें हीट ज्यादा चाहिए पर लाइट की इतनी ज्यादा नीड नहीं है। क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बताया कि कैंडल में से आप जो है फिंगर को लेकर जाओगे तो आपकी स्किन इतनी बर्न नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं जिस पर हम खाना पका रहे हैं, अगर उस ब्लू फ्लेम पर आप उंगली लेकर जाओगे तो तुरंत आपकी स्किन जो है बर्न हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो? वहां लाइट जो वहां है, हीट क्या है? ज्यादा है। वहां लाइट इतनी है पर वहां हीट ज्यादा है सैचुरेटेड में, पर अनसैचुरेटेड में जो है हीट कम है लेकिन लाइट ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो रही बात हमारी कंबशन की। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। अब हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन इस चैप्टर में पढ़ने से पहले एक बार हम जाते हैं चैप्टर 1 की ओर, है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हमने जाना था चैप्टर 1 के अंदर कि हमने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन। और उस रेडॉक्स रिएक्शन में हमने देखा था कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में हमने जाना था कि जब कोई भी सब्सटेंस है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो हम कह देते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। और जिसके अंदर से ऑक्सीजन हट जाए हमने कह दिया वो उसका रिडक्शन हो गया, है ना। फिर वही हमने देखा कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है, तो हमने कहा वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हो गया है। तो ये जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हुई है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, हमने देखा था कि इसको ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से मिली होगी। तो हमने कहा कि जिससे भी इसको ऑक्सीजन मिली है वो कारण बना इसका ऑक्सीडेशन होने का, है ना। जिस सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन हुआ है उसको कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन मिली है, तो जहां से उसको ऑक्सीजन मिली वो उसका कारण बन गया, ऑक्सीडेशन होने का रीजन बन गया वो, है ना। तो उसने, हम कह सकते हैं उसने एक तरीके से उसको उसका ऑक्सीडेशन करने का काम किया, है ना। उसकी हेल्प की ऑक्सीजन उसका ऑक्सीडेशन होने में, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करने में। तो जो भी कोई सब्सटेंस इस तरीके से ऑक्सीडेशन करवा दे किसी दूसरे सब्सटेंस का, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करवा दे, हम कहते हैं उस सब्सटेंस को क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद है आप सभी को। इसी तरीके से कोई हमारा रिड्यूस्ड सब्सटेंस था जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसके अंदर ऑक्सीजन हटा है, तो अगर कोई उसके अंदर से ऑक्सीजन हटा रहा है तो हमने उसको कहा था रिड्यूसिंग एजेंट, जो उसके अंदर से ऑक्सीजन हटवा दे। फिलहाल हम यहाँ हमारा रिडक्शन या रिड्यूसिंग एजेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस टॉपिक के अंदर हम वही टर्म्स जानेंगे, ऑक्सीडेशन क्या होता है और ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो हमने रिकॉल किया चैप्टर 1 से कि ऑक्सीडेशन क्या हुआ? जब किसी के अंदर ऑक्सीजन जुड़ जाए। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या हुआ? जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ी है जिस सब्सटेंस के अंदर, वो हमारा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है ना, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। फिर जिसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ी है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है हमारा, उसको जहां से ऑक्सीजन मिली वो क्या कहलाएगा? जिसने उसको ऑक्सीडेशन करवाया है वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि कैसे केमिकली रिएक्ट करते हैं हमारे कार्बन कंपाउंड, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन के अंदर हम जानेंगे कि जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स है उनको इजीली ऑक्सीडाइज किया जाता है ऑन कंबशन। और कंबशन जो अभी हमने पिछली स्लाइड में हमने जानी, हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टी कंबशन क्या था? कंबशन में हम क्या कर रहे थे कि कार्बन को, प्योर कार्बन को या कार्बन कंपाउंड को, है ना, हम हीट कर रहे थे या बर्न कर रहे थे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो जब हमने प्योर कार्बन सी लिया, प्लस में O2 लिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस, गिव्स में हमने देखा कि हीट किया, हमने उसे बर्न किया, और एरो के ऊपर
सिंबल बनाया हमने उसका, और एरो के बाद हमने प्रोडक्ट में क्या देखा, क्या मिला हमें, C प्लस O2 गिव्स में CO2। तो कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कार्बन का क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गई। तो हम कह सकते हैं, इसके अलावा हमने देखा था कि जो प्योर कार्बन ना होकर के कोई कार्बन कंपाउंड भी था, तो भी उसके अंदर जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम उसे हीट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन उस कार्बन कंपाउंड में क्या हो जा रही है, ऐड हो जा रही है। और अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हमने क्या कह दिया उसका, कि उसका हुआ है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो वही हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और जो ऑक्सीडेशन करवा दे वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमें वही देखने को हमें यहाँ पर मिला ऑक्सीडेशन के अंदर, कि अगर हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को, कार्बन को या कार्बन कंपाउंड को अगर हम क्या करें, उसका कंबशन कर दे, तो उसका इजीली ऑक्सीडेशन करवाया जा सकता है ना। या फिर उसके अलावा भी हम जो है कार्बन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। जिसका एग्जांपल है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल ही क्या कह रहा है कि अगर हम एल्कोहल को जो हमारा एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल ले लो आप, है ना, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, यहाँ हमने इथेनॉल लिया है क्योंकि ये वाली जो आपकी रिएक्शन है ये आपको 10th में अभी इसी चैप्टर में आगे देखने को मिलेगी, है ना, कि किस तरीके से जो इथेनॉल है उसको हम ऑक्सीडेशन कर दे तो वो इथेनोइक एसिड बन जाता है हमारा, है ना। इस चैप्टर में ये आगे भी आपको देखने को मिलेगी रिएक्शन। इसके अलावा आपको 11th 12th में भी ये रिएक्शन काफी ज्यादा काम आएगी कि जब भी हम इथेनॉल को हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो क्या बन जाता है, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्जन की तरह जो है ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी आगे भी, इसलिए हमने इथेनॉल के यहाँ पर प्रेफरेंस दी रिएक्शन में। उसके अलावा ये कह रहा सिर्फ इथेनॉल ही नहीं, कोई भी अल्कोहल हो, प्रोपेनॉल हो, मिथेनॉल हो, इथेनॉल हो, ब्यूटेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, पेंटेनॉल हो, हेक्सेनॉल हो, कोई भी जो अल्कोहल होगा अगर हम उसका क्या कर दे, ऑक्सीडेशन कर दे विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन बी पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में। ठीक है, ये इथेनोइक एसिड क्या है हमारा, ये एक ओइक एसिड। ओइक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का एक मेंबर है ना ये हमारा। तो ये कह रहा कि अगर हम मिथेनॉल लेते तो मिथेनोइक एसिड बन जाता, इथेनॉल लिया तो इथेनोइक एसिड बन गया, प्रोपेनॉल लेते तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाता, ब्यूटेनॉल लेते तो ब्यूटेनोइक एसिड बन जाता। तो ये कह रहा है इस तरीके से अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, पोटेशियम परमैंगनेट ले ले KMnO4 या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट ले ले K2Cr2O7, ये दोनों ही हमारे क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इनमें दोनों में ऑक्सीजन अच्छी खासी मात्रा में, ये दोनों ही जो है बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, जो कि कन्वर्ट कर देते हैं किसको, अल्कोहल को एसिड में। तो ये कह रहा है कि कोई भी हमारा जो अल्कोहल होगा अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करें, हीट कैसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले इन दोनों में से कोई और हीट करे, तो वो अल्कोहल जो है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा इथेनॉल कन्वर्ट हो गया किसमें, इथेनोइक एसिड में। कैसे, यहाँ की जो हमारी ये CH3 था, देखो यहाँ भी CH3 है ना, ये C है और ये लास्ट में OH है, ये C है, ये लास्ट में OH है, बस एक ऑक्सीजन ऐड हो गया और क्या हटा है, H2 हट गया। तो होता क्या, जैसे ही इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं और हीट करते हैं तो इसके अंदर से ये हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाते हैं, हाइड्रोजन रिमूव हो जाती है और एक ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ आकर के इस कार्बन के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, जिससे हमारा जो है अल्कोहल क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बना, इथेनॉल का इथेनोइक एसिड बना। इस तरीके से मीथेन का मिथेनोइक एसिड बन सकता है या प्रोपेन का प्रोपेनोइक एसिड, मतलब किसी भी अल्कोहल का हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर कन्वर्जन हो सकता है। अगर हम क्या करें, हम पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले और हीट कर दे तो हमारा अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थी हमारी एक रिएक्शन किसकी, ऑक्सीडेशन की। और ये हमारी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन की, किस तरीके से जो हमारे कार्बन कंपाउंड है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। अब है हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। और एडिशन जैसे कि आप नाम में ही देख सकते हैं, ऐड होना यानी कि कुछ ना कुछ जुड़ना। तो ये हमारी जो एडिशन रिएक्शन है इसके अंदर जो हमारे क्या होता है, जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको उनमें ऐड किया जाता है हाइड्रोजन को। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, मतलब कोई भी हमारा जो है कैटलिस्ट रहता है, जैसे कि हमारा निकिल हो गया या पैलेडियम हो गया ना, PD,
या निकल Na, हम इसको हमारा सिंबल होता है हम सभी जानते हैं, और पैलेडियम का Pd। तो ये Na या Pd कह लो, निकल और पैलेडियम, इनमें से कोई हम क्या ले लेते हैं, कैटलिस्ट ले लेते हैं। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट हमारे वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। रेट को हम जो सभी जानते हैं, रेट का मतलब होता है दर, कि किस दर से कोई काम हो रहा है ना, किस स्पीड से कोई काम हो रहा है। तो हमारी जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, जो काफी स्लो हो रही होती है, उसको उसके रेट को बढ़ा देते हैं हमारे कौन, कैटलिस्ट। तो ये कह रहा है कि जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, उनमें अगर हम ये निकल या पैलेडियम नाम के कैटलिस्ट को डाल दे तो क्या होता है, उस रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है, और जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब कन्वर्ट कैसे होते हैं, उनमें ऐड किया जाता है हाइड्रोजन। अब क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है एडिशन रिएक्शन। और इस एडिशन रिएक्शन का एक और नाम आता है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्या आता है, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। क्यों आता है इसका नाम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में ऐड क्या किया जा रहा है, भाई देखो ऐड कर रहे हैं इसलिए एडिशन रिएक्शन, पर ऐड क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन को, इसीलिए इसका नाम रखा गया हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है। तो क्या हुआ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, इन रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, है ना। अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड, और उनको कन्वर्ट किया जा रहा है सैचुरेटेड में, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो इस तरीके से जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड को हम कन्वर्ट कर दे किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड में, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्योंकि वो कब होगा, जब उसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा। ठीक है, होता कैसे, जैसे मान लो हमारा CH2CH2 हमारा क्या है, दो कार्बन है, ईथ, डबल बॉन्ड है तो ईन, तो इथीन है हमारा, है ना। अभी जो हमारा इथीन है, इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इसमें जैसे ही हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं और कोई हमारा कैटलिस्ट डालते हैं, तो वो जो दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे उसमें से कोई भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, हमारा जो शेयरिंग हो रही होती है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, कोवलेंट बॉन्ड, है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, कार्बन कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। तो ये जो हमारा H2 का हमारा एक मॉलिक्यूल आता है हाइड्रोजन का H2, इसमें से हाइड्रोजन का एक एटम जाता है एक कार्बन के पास, और एक हाइड्रोजन का एटम जाता है कार्बन के दूसरे एटम के पास, जिससे हर कार्बन, दोनों कार्बन के पास क्या हो जाता है, तीन तीन हाइड्रोजन हमारे ऐड हो जाते हैं। इस तरीके से सिर्फ ये तो हमारा स्मॉलेस्ट चेन हो गई है ना, कि भाई हमारा स्मॉलेस्ट इथीन या इथाइन हो गया। इसके अलावा प्रोपीन प्रोपाइन या ब्यूटीन ब्यूटाइन, पेंटीन पेंटाइन, हेक्सीन हेक्साइन, ये कोई भी हमारा जो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम कैटलिस्ट डाल करके हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो भी डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और उससे क्या होगा, वो हाइड्रोजन जाकर के वहां पे उन दोनों कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा। अब दोनों कार्बन के पास तीन तीन हाइड्रोजन हो गए, जिस वजह से कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, एक ही वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। फिर ये कह रहा है अभी हमारा डबल बॉन्ड था तो एक ही स्टेप में हमारा अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया, लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि पहले ट्रिपल बॉन्ड का एक ही बॉन्ड टूटेगा, ये तीन पेयर है ना, तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तीन बॉन्ड बन रहे कार्बन कार्बन के एटम के बीच में, तो पहले सिर्फ एक ही बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, दो बचेंगे, एक एक हाइड्रोजन और ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद जब दो बचेंगे उनमें से फिर एक एक और जो है बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और सिर्फ एक ही बॉन्ड बचेगा कार्बन कार्बन के बीच में, और कार्बन दोनों कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, तीन तीन हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। अगर ये हमारा एंड के कार्बन है, तो अगर वो बीच के कार्बन है तो फिर उनमें दो दो हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं तो एडिशन रिएक्शन, और ऐड किया जा रहा है तो एडिशन रिएक्शन, और हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इसलिए हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का हम नाम रख देते हैं। और इसमें होता क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो कि पैलेडियम या निकेल कैटलिस्ट है, ये दोनों इनकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन को ऐड करके अनसैचुरेटेड को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, फिर कैटलिस्ट हमने देख लिया क्या होगा, जो कि इंक्रीज कर देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे कि निकेल या पैलेडियम। उसके अलावा ये क्या कह रहा है कि जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, ये जो हमारी रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन या हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ये कहाँ यूजफुल है, ये हमारी यूजफुल है वेजिटेबल ऑयल को
कन्वर्ट करने में, किसमें, वेजिटेबल घी में। जो हमारा वेजिटेबल ऑयल होते हैं वो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन पाई जाती है वेजिटेबल ऑयल के अंदर, है ना। ये जो हमारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं इनके अंदर हमारे पाए जाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि जो कार्बन चेन होंगी उसमें कहीं ना कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, और उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, वेजिटेबल घी में, जो कि हमारे जिनमें क्या होता है, सैचुरेटेड कार्बन चेन हमारी पाई जाती है। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारे सैचुरेटेड होते हैं ना, हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन होती है, जैसे कि हमारा एनिमल फैट हो गया, उसमें भी जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन पाई जाती है ना। तो ये जो हमारे सैचुरेटेड होते हैं ये हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, भले ही वो वेजिटेबल घी हो या एनिमल फैट हो। तो इनके अंदर क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन पाया जाता है और वो हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। और ये रिएक्शन कहाँ यूजफुल है, ये रिएक्शन होती है यूज वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये थी हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे हमारी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हमारी नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन वर्ड में आपको एक वर्ड नजर आएगा सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट वर्ड का हम अब सभी जानते हैं, इसका मीनिंग होता है रिप्लेस करना। जैसे कि आप सभी ने स्पोर्ट्स वगैरह में भी देखा होगा कि कबड्डी का मैच चल रहा है, उसमें कोई एक टीम से अलग जो है बाहर से प्लेयर बुलाया गया है जिसको हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ गया है। आजकल क्रिकेट में भी जो है चल गया है ये सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। तो ये कह रहा है कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसको बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई ना कोई किसी ना किसी को रिप्लेस कर रहा होगा। तो इसमें होता क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में जो हमारी मीथेन गैस होती है या कोई भी जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर देता है ना, हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर देता है। इस वजह से इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या हुआ इसमें कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन्स। तो जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जैसे कि मीथेन हो गया, इसके अंदर क्लोरीन ऐड किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड क्लोरीन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाय वन। ठीक है, एक एक करके जो है क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। जो क्लोरीन है वो सब्स्टिट्यूट बनता है हाइड्रोजन का, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्योंकि जो हमारा क्लोरीन है ये हमारा ग्रुप 17 का एक एलिमेंट है। ग्रुप 17 जो हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते हैं हमारे, इनको हम हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं, है ना। अब क्योंकि इसको हम ये हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है हमारा क्लोरीन, और इसीलिए हम इसको कह देते हैं, इस रिएक्शन को एक और नाम दे देते हैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर है चीज, क्यों नहीं इसका नाम पड़ा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, क्योंकि हेलोजिनेशन इसलिए क्योंकि हेलोजन ऐड हो रहा है। हेलोजन कौन, क्लोरीन ऐड हो रहा है। क्लोरीन एक हेलोजन ग्रुप का ही तो एलिमेंट है, जिस वजह से इसका ये नाम पड़ गया। ठीक है, और इसमें एक चीज हमने नोटिस की कि जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है वन बाय वन। मतलब जैसे यहाँ पर जो कार्बन उसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक एक चारों हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन के साथ, इसलिए कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हुए हैं। तो उसमें जैसे ही हम सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन को ऐड करेंगे तो होगा क्या कि जो एक क्लोरीन होगा, क्लोरीन आपस में जुड़े हुए कोवलेंट बॉन्ड से, उनका बॉन्ड टूटेगा। क्लोरीन दोनों जो है इनका अपने अपने फ्री एटम, फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर के वहां पर मौजूद होंगे। ठीक है, और वहीं जो हमारा CH4 होगा उसमें से कोई भी 4 हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना जो बॉन्ड बनाकर वहां पर प्रेजेंट था कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड, वो बॉन्ड को वो ब्रेक कर देगा और हाइड्रोजन भी अपना फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया। क्लोरीन जो थे क्लोरीन के 2 एटम, वो भी अपना फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया। तो हुआ क्या कि जो हाइड्रोजन एक अलग हुआ था यहाँ से एक क्लोरीन, वो दोनों मिलकर को तो बना लेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर HCl एसिड बना लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, हाइड्रोक्लोरिन एसिड। और ये कह रहा फिर उसके अलावा जो हमारा CH3 बचा था उसमें एक आकर के क्लोरीन ऐड हो जाएगा और वो क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, कार्बन के साथ, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से। जैसे कि मान लो ये मेरा क्या था, CH4 था, ये है ना, ये क्या था मेरा, CH4 था। इसमें होता क्या है कि जैसे ही मैं क्लोरीन को क्या करता हूं, ऐड करता हूं, तो ये जो क्लोरीन था इस ये भी अपना
क्लोरीन के 2 एटम आपस में इस तरीके से जुड़े हुए थे, तो यहाँ से ही जो है क्लोरीन के बॉन्ड ब्रेक होते हैं। इसमें से कोई भी एक हाइड्रोजन का एटम, जैसे कि मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलके क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे, HCl बना लेंगे। और साथ में ये वाला जो क्लोरीन था, ये इस वाले कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया उसके साथ आकर के बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पर जो है कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन तो जुड़े हुए थे ही, है ना, जो एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया था, इसके साथ आके ये बचा हुआ क्लोरीन जो है बॉन्ड बना लेगा। इस तरीके से बन जाएगा CH3Cl, ठीक है, और साथ में बन जाएगा क्या, HCl। फिर ये क्या कह रहा है कि अगर हम दोबारा से उसी CH3Cl के साथ और क्लोरीन ऐड करें सनलाइट के प्रेजेंस में, तो दोबारा से क्लोरीन क्या होगा, सेम रिएक्शन रिपीट होगी। इस बार इन 3 रिएक्शन हाइड्रोजन में से एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड टूट के अलग होगा, और यहाँ से क्लोरीन जो टूट के अलग हुआ था वो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर तो HCl बना लेंगे। साथ में जो क्लोरीन बचा वो उस हाइड्रोजन की आकर के जगह ले लेगा, और हाइड्रोजन 3 से 2 हो जाएंगे और क्लोरीन एक और ऐड हो जाएगा, जिस वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि अब इस CH2Cl2 में अगर मैं एक बार और फिर से क्लोरीन ऐड कर दूं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो फिर से एक और हाइड्रोजन कम हो जाएगा और क्लोरीन एक और ऐड हो जाएगा, और एक साइड में जो बचा हुआ क्लोरीन था वो उस हाइड्रोजन को लेकर के HCl बना लेगा। अब ये जो मेरा बना CHCl3, इसी को कहते हैं क्लोरोफॉर्म। और ये जो क्लोरोफॉर्म होती है, आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि ये जो क्लोरोफॉर्म होती है यही यूज होती है किसी को बेहोश करने के लिए। जैसे आपने किंग कॉन्ग मूवी देखी होगी हॉलीवुड की, एक जिसमें बड़ा सा एक मंकी रहता है, उसको एक जो है आइलैंड से हम क्या करके लाते हुए ह्यूमंस वहां से उसे बेहोश करके लेकर आते हैं म्यूजियम में उसे दिखाने के लिए। तो वहां पर जो है उसे वो बेहोश करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म को ही तो यूज करते हैं। बड़े बड़े कंटेनर्स रहते हैं क्लोरोफॉर्म के, वो उसके ऊपर फोड़े जाते हैं जिससे कि वो क्लोरोफॉर्म की वजह से थोड़ा बेहोश हो जाता है। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है ये गैस यूज की जाती है किसी को बेहोश करने के लिए। फिर ये कह रहा है इस CHCl3 को मैं अगर मैं दोबारा क्लोरीन ऐड करूं सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आखिरी बचा हुआ हाइड्रोजन भी क्या होगा, इस क्लोरीन को लेकर के जो है HCl बना लेगा, और ये जो बचा हुआ क्लोरीन था वो बना लेगा यहाँ पर पे कार्बन के साथ बॉन्ड और बन जाएगा CCl4, जिसको हम कहते हैं कार्बन, C से कार्बन और 4 से टेट्रा, Cl बन गया हमारा क्लोराइड, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाता है। तो ये थी हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, जिसमें होता क्या है कि जो हमारा क्लोरीन है जो कि हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है, वो सब्स्टिट्यूट कर देता है किसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की आकर के जगह ले लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कि किस तरीके से जो कार्बन है या कार्बन के कंपाउंड्स है वो किस तरीके से रिएक्शन हमें शो करते हैं। हालांकि केमिकल प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है कार्बन की, कार्बन कंपाउंड की, क्योंकि हमने कार्बन का चैप्टर अलग से पढ़ा कि हमारा कार्बन का चैप्टर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बन के से बनने वाले बहुत सारे हमारे कंपाउंड्स हैं, तो हम क्या सारी रिएक्शंस देख सकते हैं, नहीं। तो आपके सिलेबस में फिलहाल 10th सिलेबस में यही हमारी 4 रिएक्शन है, जिसमें हमने देखा हमारी कंबशन सबसे पहले, जिसमें जो है कार्बन या कार्बन कंपाउंड को हम बर्न कर रहे हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर हमने देखा ऑक्सीडेशन, सेकंड रिएक्शन, जिसमें हमने देखा कि जो कंबशन कर रहे थे तो उसमें कार्बन या उसके कंपाउंड के साथ क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड ही तो हो रही थी, ऑक्सीजन ऐड होने को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हमने सेकंड रिएक्शन में देखा कि कार्बन कंपाउंड्स का इजीली ऑक्सीडेशन किया जा सकता है, जिसमें हमने एक एग्जांपल देखा कि इथेनॉल को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो वो बन जाता है हमारा इथेनोइक एसिड, मतलब कोई भी अल्कोहल है वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। फिर उसके बाद हमने हमारी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी देखी, थर्ड केमिकल रिएक्शन देखी, जिसमें हमने देखा एडिशन रिएक्शन या कह लो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जिसमें हम अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना रहे हैं हाइड्रोजन को ऐड करके। फिर हमारी फोर्थ रिएक्शन ये हमारी है ही हमारी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमारा जो हैलोजन ग्रुप का एक एलिमेंट है क्लोरीन, वो क्या करता है हमारा जो हमारे कार्बन कंपाउंड है उसके अंदर से जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, स्पेशली जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही मौजूद होंगे, है ना, उसमें से हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा और उसका सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।